Hello everyone. So today we will going to discuss हिंदी का ट्यूटर मार्क असाइनमेंट फॉर क्लास 10th एंड iOS स्टूडेंट्स। यह 2020 एंड 2021 के लिए वैलिड है। तो इसका प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसका पार्ट 1 हम कर रहे हैं का भाग, जिसमें कवि वृंद ने अपने दोहे के आधार से निरंतर अभ्यास करने पर बल दिया है। आपके जीवन में यह दोहा कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है, स्पष्ट कीजिए। सो इसके उत्तर के लिए हम इस आंसर में हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो फर्स्ट वन, हमें अपनी रियल लाइफ से एक एग्जाम्पल देना है। दूसरा, कवि वृंद के अकॉर्डिंग उसे समझाना है कि कैसे उसने हमारी ज़िंदगी में चेंज किया है। सो जो स्टूडेंट की राइटिंग है, ये स्टूडेंट की राइटिंग है। इन्होंने जैसे लिखा है, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। आप अपना भी लिख सकते हैं या सेम कॉपी भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है, कवि वृंद ने अपने दोहे से जो अभ्यास पर बल दिया है, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी रहा है। अभ्यास से मैंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के स्तर पर पहुंचने में अभ्यास का बहुत योगदान रहा है। शिक्षा को बिना अभ्यास के अर्जित नहीं किया जा सकता। मैंने क्रिकेट खेल को खेलना सीखने के लिए भी बहुत अभ्यास किए हैं, जिसमें जिससे मैं अब अच्छे से खेलता हूँ तथा मेरे खेल का भी स्तर बहुत बड़ा है। मैं अब क्रिकेट अच्छे से खेल पाता हूँ, जबकि पहले मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था। इसलिए कहा जा सकता है कि बिना अभ्यास के कुछ भी अर्जित करना बहुत मुश्किल है। अतः कहा जा सकता है कि बिना अभ्यास के जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं किया जा सकता। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 1। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसका भी पार्ट 1 किया है स्टूडेंट ने। इसमें है, भारतीय समाज में स्त्रियां निरंतर सशक्त हो रही हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां, पाठ में इसके स्पष्ट संकेत देखने को मिलते हैं। टिप्पणी कीजिए। यानी भारतीय समाज में जो स्त्रियों का जो लेवल है वो निरंतर बढ़ रहा है। और भारत की ये बहादुर बेटियां जो चैप्टर है क्लास 10th NIOS का, उसमें पार्ट में इसके स्पष्ट संकेत देखने को मिलते हैं। टिप्पणी करनी है उस पर। तो इसका उत्तर है, महिलाएं पुरुष से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। भारत की बेटियों ने अपने आत्मविश्वास, संकल्प और परिश्रम में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनसे भारत को पूरे संसार में सिर उठाने का मौका मिला है। भारत की ये नारियां किसी से पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला तथा बचेंद्री पाल के माध्यम से इस तथ्य को बताया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श स्थापित करने वाली महिलाओं लता मंगेशकर, पीटी उषा, सरोजिनी नायडू तथा अरुणा आसफ अली की चर्चा भी है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। 11वीं कक्षा में अंतिम 11वीं कक्षा में अंतरिक्ष यान के बारे में जानकारी होने पर वे अंतरिक्ष ज्ञानी बनने से सपने देख रही थी। लगातार परिश्रम तथा लगन से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बन गई और उन्हें कोलंबिया मिशन के लिए चुनकर विशेषज्ञ बना दिया गया। दूसरी बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान के अभियान दल में शामिल हो अंतरिक्ष से आते समय 1 फरवरी 2003 को यान में विस्फोट हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बचेंद्री पाल साहस की पर्याय हैं। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन लड़की होने के कारण उन्हें रोका जाता था। अवरोध से उनकी इच्छा और दृढ़ होती गई। पढ़ाई लिखाई के दौरान कालानाग, गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूड गैरो की चढ़ाई करती रहीं, जिससे उनका विश्वास बढ़ता रहा। ठीक है, यह है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सुखी राजकुमारी कहानी के किस प्रसंग ने आपके हृदय को छू लिया और क्यों? इसका आंसर है, सुखी राजकुमार कहानी का प्रसंग जिसमें राजकुमार की मूर्ति भट्टी में पिघलने के लिए डाली जाती है। मूर्ति पिघल जाती है, पर जस्ते से बना हदर नहीं पिघलता। इस मार्मिक अंश से यह अभिप्राय निकलता है, यह हृदय है, हृदय नहीं है, कि हृदय मानवीय संवेदनाओं के कारण तो पिघल जाता है, पर वह स्वार्थी लोगों के अनुरूप ढलने को तैयार नहीं होता। सच्ची मानवीय भावनाओं के पूर्ण हृदय में दूसरे के दुखों के प्रति कोमलता होती है।
पर ऐसी कोमलता भी नहीं होती कि दूसरे उसे अपने विचारों के अनुसार ढाल लें। अतः कहानी से स्पष्ट होता है कि कहानी में राजकुमार जीवन के दौरान बहुत सुखी जीवन व्यतीत करता है, लेकिन मरणोपरांत उसे लोगों के दुख का भाव होता है तथा वह उनसे दुखों का निवारण करना चाहता है। वह इसको करने के लिए अपनी मूर्ति को बदसूरत कर देता है, जिसके कारण उसकी मूर्ति लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहती। इसी कारण उसकी मूर्ति को उसके स्थान से हटा दिया जाता है तथा पिघला दिया जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के प्रकृति चित्रण में बगुला किसका प्रतीक है? क्या यह प्रतीक आज के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है? उदाहरण सहित टिप्पणी करें। यह प्रश्न खा, पार्ट खा, क्वेश्चन नंबर 4। इसका उत्तर है, यह कविता प्रकृति सौंदर्य तथा ग्रामीण परिवेश के मोहक वातावरण को चित्रित करती है। पानी में डूबे पत्थरों में कवि को झुककर पानी पीते प्राणियों की याद आ रही है, इसलिए यहाँ पर अपने पत्थरों का सुंदर मान विकिरण किया है। बगुला समाज के ढोंगी लोगों को प्रतीक है, जो दिखावा कुछ करते हैं और उनका आचरण कुछ और ही होता है। इसलिए कहावत भी है, बगुला भगत। कविता में भी ढोंगी बगुला ध्यान लगाकर खड़ा है, किंतु मछली को देखते ही उसे झट पकड़कर चट गटक जाता है। चिड़िया के चतुर विशेषण पर गौर कीजिए, यह कुछ चालाक लोगों की ओर संकेत करती है। चालाक चिड़िया मछली को झपट कर उठा लेती है। प्रकृति के ये दृश्य भी समाज के व्यवहार की ओर संकेत करते हैं। समाज में कुछ कपटी, चालाक और धूर्त लोग दूसरों का शोषण करते हैं, किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेष बात तो यह है कि प्रकृति का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षक है। कविता की आगे की पंक्ति में तालाब में कुछ और दृश्य भी कवि का ध्यान खींचते हैं। जैसे एक बगुला जो पानी में टांगे डुबाए ध्यान मग्न सोया हुआ था, खड़ा है। उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। मछली सामान्य मानव के लिए, बगुले को सफेद योश व्यक्तियों के लिए था, फिर पत्थर दिल इंसान के लिए जो गरीबों का, आम जनता का शोषण करता रहता है, प्रतीक बनकर प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट क्या? बूढ़ी पृथ्वी का दुख दूर के लिए आप समाज को किस प्रकार जागृत करेंगे? इसका उत्तर है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण, सौंदर्य वर्णन के लिए नहीं किया गया है। इसमें प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया गया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक ऐसी कविता है जिसमें पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण कहते हैं, अर्थात जो मानव नहीं है, जड़ है, कल्पना शक्ति से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमसे अलग नहीं है, हमारे साथ ही हैं। हम इन पर निर्भर हैं, इनके बिना हमारा होना ही खतरे में है, इसलिए इनका दुख हमारा दुख है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जल, वायु, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में वह इनका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। ऐसा करके वह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि को न्योता देता था। ऐसा नहीं है कि सभी लोग प्रकृति का दोहन ही कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के कष्ट को महसूस करते हैं। वे सही अर्थों में मनुष्य हैं। हमारी धरती की जीवन रेखा अर्थात नदियों के दुख को जिस तरह पेड़ अपने फल दूसरों को दे देते हैं, वैसे ही नदियाँ भी अपना जल दूसरों को सौंप देती हैं। वे अपने जल के रूप में ही जीवन देती हैं, पर हम उन्हें ही बर्बाद कर रहे हैं, जो कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए। यह है अरुणा आसवली, जिनका चित्र दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 6, जो कि आखिरी प्रश्न है। भारतीय राजनीति, सामाजिक कल्याण, लेखन, विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्रों में महान उपलब्धि प्राप्त स्त्रियों से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए और फोटो सहित फाइल में लगाइए। इसका उत्तर है, भारतीय राजनीति, अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी का जन्म बंगाली परिवार में 16 जुलाई सन 1909 ईस्वी को हरियाणा तत्कालीन पंजाब के कालका नामक स्थान में हुआ था। इनका परिवार जाति से ब्राह्मण था।
इनका नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा जी ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। नैनीताल में इनके पिता का होटल था। अरुणा जी ने 1930, 1932 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल की सेवाएं भोगी। उनके ऊपर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मोहन मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा जी ने अंग्रेजों को जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया, उनको उचित समझा। यह मदर टेरेसा का चित्र।